बच्चों, कल हमने बात की थी मांग में संकुचन या विस्तार की। और ये मांग में संकुचन या विस्तार हमने कल देखा था कि ये केवल कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप ही होता है। इसलिए मांग वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाना संकुचन या विस्तार कहलाता है। आज हम बात करते हैं मांग में वृद्धि या कमी के बारे में। तो किसी भी वस्तु की मांग केवल उसकी कीमत से प्रभावित नहीं होती है, बल्कि कीमत के अतिरिक्त कई ऐसे घटक भी होते हैं जिनसे वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। अतः कीमत के अतिरिक्त अन्य घटकों के परिणाम स्वरूप किसी वस्तु की मांग में जो घटत बढ़त होती है उसे ही हम मांग में वृद्धि या मांग में कमी कहते हैं। तो पहले हम बात करें मांग में वृद्धि की। जब मूल्य यथावत रहने पर भी उपभोक्ता के स्वभाव, रुचि, आय, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन और अन्य किसी दूसरे घटक के परिणाम स्वरूप वस्तु की अधिक इकाइयों की मात्रा खरीदी जाती है तो इसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। अर्थात पूर्ववत कीमतों पर ही वस्तु की अधिक मात्रा या उससे ऊंचे मूल्य पर भी पूर्ववत मात्रा खरीदने से ही खरीदने को ही मांग में वृद्धि कहा जाता है। ये हम डायग्राम नंबर 1 में देख रहे हैं जो आपके सामने अभी है मांग में वृद्धि का। तो इसमें ये बताया है कि D1 मांग वक्र ये वृद्धि मांग वक्र है जो कि पूर्ववत कीमत 3 पर पहले की अपेक्षा Q1 अधिक मात्रा खरीदी जाती है, या कीमत 2 पर पहले की मात्रा अधिक खरीदी जाती है, या कीमत 3 पर प्रति इकाई होने पर भी पूर्ववत OQ मात्रा खरीदी जाती है। तो जब मांग वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है किसी भी कारण से, कीमतों में परिवर्तन के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से जब मांग वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट होता है तो उसे हम मांग वृद्धि वक्र कहते हैं या मांग में वृद्धि कहलाती है। तो ये Q से Q1 तक जो मांगी गई मात्रा का परिवर्तन है ये हमारी मांग में वृद्धि को बताता है। दूसरी बात हम देखें मांग में कमी की। जब कीमत के अतिरिक्त मांग निर्धारक घटकों के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग घट जाती है तो इसे मांग में कमी कहा जाता है। यानी मांग में कमी मूल्यों में वृद्धि के कारण नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं की रुचि, स्वभाव, आय, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन या अन्य किसी मांग घटक के परिणाम स्वरूप होता है। इसका अभिप्राय ये है कि पूर्ववत कीमतों पर ही वस्तु की कम मात्रा कम मूल्यों पर भी खरीदने से है, जैसा कि चित्र नंबर 2 में आपके सामने दिखाया जा रहा है। इसमें D1 वक्र मांग में कमी का वक्र है जो कि D ओरिजिनल मांग वक्र से नीचे स्थित है। यहाँ पूर्ववत कीमत 3 रुपये पर भी मांग पहले की अपेक्षा OQ से घटकर OQ1 रह जाती है और वस्तु की कीमत घटकर 1.5 रुपीज़ कर देने पर भी मांग में वृद्धि न होकर उसकी पूर्ववत मात्रा OQ ही खरीदी जाती है। तो ये Q से Q1 ये मांग में कमी का सूचक है। अब हम देखें मांग को प्रभावित करने वाले तत्व या मांग के निर्धारक घटक या मांग में परिवर्तन के कारण। मांग में परिवर्तन केवल मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप ही नहीं होता, बल्कि मांग के और अन्य निर्धारक घटक भी हैं। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कहलाता है, जबकि मूल्य के अतिरिक्त दूसरे घटकों में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तनों को मांग में परिवर्तन कहा जाता है। प्रोफेसर स्टिगलर ने 4
मुख्य निर्धारक तत्व मांग के माने थे, जिसमें पहला वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि और उसके अधिमान, और चौथा था प्रतिस्थापन या पूरक वस्तुओं की कीमतें। तो हम देखें ज़रा मांग के क्या क्या घटक हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण घटक है कीमत। कीमत मांग का प्रमुख निर्धारक घटक है। मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत कम होने पर वस्तु की अधिक मात्रा और कीमत अधिक होने पर वस्तु की कम मात्रा मांगी जाती है। मांग और कीमत में उल्टा संबंध है, पर यह आवश्यक नहीं है कि ये आनुपातिक संबंध हो। कुछ अपवादों को छोड़कर कीमत में कमी इससे मांग बढ़ती है, जबकि कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। दूसरा तत्व है उपभोक्ता की आय। यदि उपभोक्ता की मांग उसकी आय पर किसी भी उपभोक्ता की मांग उसकी आय पर निर्भर करती है। आय अधिक होने पर, अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता अधिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग करेगा, जबकि आय कम होने पर वह कुछ ही वस्तुओं और सेवाओं की मांग कर सकेगा। तो आय में परिवर्तन का प्रभाव विभिन्न वस्तुओं की मांग पर भिन्न भिन्न होता है। जैसे आय में परिवर्तन का प्रभाव अनिवार्यताओं की वस्तुओं की मांग पर कम और आरामदायक और विलासिता की वस्तुओं की मांग पर प्रभाव इसका अपेक्षाकृत अधिक होता है। आय में से खर्च की जाने वाली राशि ही मांग को प्रभावित करेगी। तीसरा है धन का वितरण। समाज में धन का वितरण भी वस्तुओं और सेवाओं की मांग को प्रभावित करता है। यदि समाज में धन का वितरण समान होता है तो अन्य बातें समान रहने पर अधिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग होती है, क्योंकि कम आय स्तर पर उपभोग क्षमता अधिक होने और आय का स्तर बढ़ने के साथ साथ सीमांत उपभोग क्षमता क्रमशः घटने की प्रवृत्ति रखती है। तो धन का वितरण असमान होने पर कुछ धनिकों के पास ही अधिक क्रय शक्ति केंद्रित हो जाने से वो केवल विलासिताओं की मांग बढ़ाएंगे, जबकि गरीब के पास क्रय शक्ति के अभाव में मांग में कमी हो जाएगी। चौथा है जलवायु और मौसम। किसी भी वस्तु की मांग जलवायु और मौसम पर भी निर्भर होती है। जैसे सर्दी में गर्म कपड़े, पौष्टिक पदार्थ और गर्म वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, जबकि गर्मी में गर्म कपड़ों की मांग घट जाती है और सूती और शीतल पेय के पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। पांचवा तत्व है जनसंख्या। देश की जनसंख्या उपभोक्ताओं की संख्या को बताती है। अतः जनसंख्या में वृद्धि होने से देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है और इसके विपरीत जनसंख्या के घटने से मांग भी घट जाती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता का अधिमान। उपभोक्ताओं का अधिमान उसकी रुचि, स्वभाव, फैशन और सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित होता है। इसलिए अन्य बातें समान रहते हुए जिन वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के प्रति उपभोक्ताओं की पसंद बढ़ती है उनकी मांग बढ़ जाती है, और जिन वस्तुओं और सेवाओं के प्रति उपभोक्ताओं की पसंद घटती है उनकी मांग भी घट जाती है। जैसे भारत में चाय की मांग बढ़ रही है तो पगड़ियाँ और साफ़ों की मांग घटती जा रही है। नेक्स्ट है व्यापार की स्थिति। व्यापारिक दशाओं में परिवर्तन भी मांग को प्रभावित करते हैं। मंदी के समय किसी भी प्रकार की वस्तुओं की मांग घट जाती है, जबकि व्यापारिक तेजी, स्वतंत्रता और बाध्यताओं के अभाव में मांग वृद्धि होती है। व्यापारिक करों से मांग घटती है, जबकि करों में छूट से मांग बढ़ती है। नेक्स्ट है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन भी वस्तु विशेष की मांग को प्रभावित करता है। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की हो सकती हैं। पहला है प्रतियोगी या प्रतिस्थापन वस्तुएं, जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग या उपयोग की जा सकती हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। दूसरी तरह की संबंधित वस्तुएं पूरक वस्तुएं होती हैं, जो एक दूसरे के पूरक के रूप में उपभोग संभव बनाती हैं, जैसे कार और पेट्रोल, पेन और शाही। अतः चाय की कीमत में परिवर्तन कॉफ़ी की मांग में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा, और चाय की कीमत में वृद्धि चाय की मांग में कमी और कॉफ़ी की मांग में वृद्धि करेगी। इसी तरह से पेन की कीमत में वृद्धि शाही की मांग कम कर देगी, या पेन की कीमत में कमी शाही की मांग को बढ़ा देगी। तो
मुख्य वस्तु की कीमतों का पूरक वस्तुओं की मांग पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है मुद्रा की मात्रा। देश में मुद्रा की मात्रा भी मांग का निर्धारक घटक है, क्योंकि जब देश में मुद्रा की मात्रा घटती है तो लोगों की मौद्रिक आय भी घटने से मांग में कमी हो जाती है। इसी तरह मुद्रा प्रसार के समय वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, जबकि मुद्रा संकुचन के समय मांग घट जाती है। तो मुद्रा की मात्रा मांग निर्धारण का अप्रत्यक्ष घटक है। नेक्स्ट है ज्ञान में अभिवृद्धि। ज्ञान में अभिवृद्धि भी मांग की वृद्धि को जन्म देती है, क्योंकि नए नए आविष्कार और नई खोज और नए क्षेत्रों की खोज से वस्तु की मांग प्रभावित होती है। प्लास्टिक का सामान और बिजली के विभिन्न प्रयोगों की जानकारी से उनकी मांग बहुत बढ़ गई है। विज्ञापन से वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि उपभोक्ताओं की पसंद को ये विज्ञापन प्रभावित करता है। जब व्यक्ति वस्तु के गुणों और उपयोग से परिचित होते हैं तो उनकी मांग प्रभावित होती है। नेक्स्ट है सरकारी नीति। आजकल सरकार का आर्थिक क्षेत्र के अंदर हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जा रहा है और वो अपनी आर्थिक नीतियों से वस्तुओं की मांग में वृद्धि या कमी को जन्म देती है। सरकार जिन वस्तुओं के उपभोग को प्रेरित करती है उनकी मांग बढ़ती है, और जिन वस्तुओं के उपभोग को हतोत्साहित करती है उनकी मांग घटने की प्रवृत्ति होती है। सरकारी व्यय भी मांग में कमी वृद्धि का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट है वस्तु की पूर्ति। वस्तु की मांग वस्तु के कुल उत्पादन और कुल पूर्ति से भी प्रभावित होती है, क्योंकि अगर वस्तु की कुल पूर्ति या उत्पादन एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता तो स्वभावतः उस वस्तु की मांग में उस उपलब्ध कुल पूर्ति तक ही सीमित रहेगी। तो ये लेसन अब अपना कंप्लीट हो जाता है, बाकी अपन आगे देखें।